हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 ज्योग्राफी जिसकी फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का फर्स्ट चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। भूगोल शब्द का नाम सुनते ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भूगोल क्या है, व्हाट इज़ जियोग्राफी। भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला शास्त्र है। पृथ्वी मनुष्य एवं अन्य सभी छोटे बड़े प्राणियों का आवास है। पृथ्वी का भौतिक स्वरूप हर जगह अलग अलग है, कहीं भी एक सा नहीं है। कहीं पर पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ, घाटियाँ हैं और कहीं बिल्कुल अलग है, जहाँ क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं और बंजर भूमि है। तो भौतिक तत्वों की इस विविधता ने सामाजिक और आर्थिक तत्वों में भिन्नता को जन्म दिया है, जो सांस्कृतिक विकास की लंबी यात्रा से मानव द्वारा निर्मित गांवों, नगरों, बाजारों, रेल मार्गों एवं मानव निर्मित अन्य अनेक तत्वों के रूप में परिलक्षित होती हैं। अर्थात मानव ने अपने बुद्धि के बल पर भी इसको आगे बढ़ाया है। अब हम पढ़ते हैं भूगोल शब्द का अर्थ, कि भूगोल शब्द का क्या अर्थ है। यह ग्रीक भाषा के मूल जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन करना, से मिलकर बना है। अर्थात जियोग्राफी का शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में पढ़ना। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक ग्रीक विद्वान एरिस्टोथेनीज ने किया था। सबसे पहले एरिस्टोथेनीज ने ही किसका प्रयोग किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, मतलब भूगोल का नाम आते हैं हमारे मन में 3 आधारभूत क्वेश्चन उठते हैं कि वो कौन से हैं, क्या, कहाँ, क्यों, क्या, व्हाट। ये प्रश्न हमें धरातल पर पहचान करने वाली, मतलब पाई जाने वाली जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान कराते हैं। प्रतिरूप की जो पहचान कराते हैं उसके बारे में हमारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि क्या है ये। मान लो कहीं पर ज्वालामुखी उजागर हो रहा है, तो उसको हम देखेंगे तो हमारे मन में प्रश्न आएगा ज्वालामुखी को देखकर, ये क्या है, कहाँ से आया, ये क्यों है। तो ऐसे ही कहाँ, मतलब उसके से भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित कि कहाँ से आया ये, इसके बारे में हमें कहाँ उत्तर मिलेगा, ये कैसी वस्तु है, ये घटना क्या हो रही है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न। भौतिक निर्माण से संबंधित, निर्माण के से संबंधित मान लो जैसे खेत में किसान ने कोई फसल बोई रखी है, तो उसके बारे में हमारे मन में उत्तेजना आएगी, इच्छुक हो गए हम पूछने के कि ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो, क्यों किया आपने। विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम उनसे पूछते हैं। तो आगे आता है हमारा भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है, इनका आपस में गहरा संबंध बताया गया है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं, जैसे भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा विज्ञान। इनका हम आगे उल्लेख करेंगे, जैसे भू आकृति, भूमि की आकृति के बारे में, जलवायु के बारे में, समुद्र की ज्वार भाटा कैसे उठती है, कैसा पानी है, खारा है, नमकीन है, इस तरह से। और मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार हैं, कैसी मृदा है, उपजाऊ है या रेतीली है, बंजर है। विभिन्न प्रकार के जो प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हम इनको पढ़ने के बाद सोल्व करेंगे। आगे है, एक भूगोलवेता को गणित और कला में निपुण होना चाहिए। मतलब कि यदि एक भूगोलवेता आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें गणित का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान जरूरी होना चाहिए। कला उसे आर्ट का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। मान लो हमारे पास सोर्स नहीं है तो हाथ से मैप वगैरह बनाना
तो यदि उसको कला आएगी तो वो अच्छी प्रकार से हमें समझा सकेगा। क्योंकि भूगोल से अक्षांश देशांतर रेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए हमें गणित का ज्ञान होना चाहिए। और इसके लिए यदि एक मानचित्र तैयार करना है, जैसे पहले ही बताया मैंने, यदि मानचित्र को तैयार करना है तो यदि उसके पास कला ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, मानचित्र को तैयार नहीं कर सकते। और इस तरह से विभिन्न प्रकार के जैव विज्ञानों के संबंध में भी उसको ज्ञान होना चाहिए, मृदा विज्ञान के बारे में भी उसको पता होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के भूगर्भ विज्ञान से जो संबंध या वनस्पति शास्त्र से संबंध रखकर विभिन्न प्रकार का ज्ञान एक भूगोलवेत्ता को होना चाहिए। और यदि भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसको पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे चट्टानों की उत्पत्ति हुई, ऐसे विभिन्न प्रकार की जानकारी किसको जुटानी चाहिए, एक भूगोलवेत्ता को जुटानी चाहिए। आगे आता है हमारा भूगोल की शाखाएं। भूगोल की जो शाखाएं हैं, जो उपागम हैं, वो कौन कौन से होते हैं, क्रमबद्ध भूगोल और पारदेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल, इस उपागम की खोज जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। क्रमबद्ध भूगोल में मान लो यह एक क्षेत्र है, इसके अंदर कोई भी चीज़ है, ला लो मृदा है, जलवायु है और विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, तो लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ का अध्ययन करना, सिर्फ जलवायु का अध्ययन करना, वो क्या होता है, क्रमबद्ध भूगोल। और पारदेशिक भूगोल, पारदेशिक भूगोल में मान लो तीनों ही चीज़ें हैं, मृदा है, जलवायु है, वनस्पति है। तो क्रमबद्ध भूगोल में हम तीनों ही चीज़ों का अध्ययन करेंगे, मृदा का, जलवायु का और वनस्पति का। लेकिन क्रमबद्ध भूगोल में हम सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, सिर्फ जलवायु का ही अध्ययन, क्रम वाइज, सिर्फ क्रम वाइज हमने अध्ययन करना है, वो क्या हो गया, क्रमबद्ध भूगोल। अब इसकी जो आगे क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भूगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ एक ही चीज़ का अध्ययन करना, वो क्या होता है, क्रमबद्ध भूगोल होता है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। मान लो हम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ की जलवायु का पता लगाना है हमने, तो वो राजनीतिक इकाइयों से प्रेरित होगा कि वहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे, उसकी जलवायु को देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो किस तरह की है। यह विधि, यह अध्ययन खोज और तथ्यों को पेश करता है कि कैसे की खोज की, कौन से तथ्य हमें प्राप्त हुए, कौन से तथ्य बने, तो इन तरह की चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं। इसमें एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर अध्ययन किया जाता है। हम एक ही चीज़ को देखेंगे, बाकी चीज़ को हम नहीं देखेंगे, किसमें, क्रमबद्ध भूगोल में। नेक्स्ट आता है हमारा पारदेशिक भूगोल। पारदेशिक भूगोल, पारदेशिक भूगोल में हम क्या करेंगे, प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करेंगे, जैसे जलवायु, मृदा, वनस्पति। यह एकाकी रूप प्रस्तुत करता है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। वो क्या थी, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित थी और ये भौगोलिक इकाइयों पर। अब इन दोनों का अध्ययन करने के बाद एक क्वेश्चन बनता है कि पारदेशीकरण किसे कहते हैं। पारदेशीकरण किसे कहेंगे, प्रदेशों का सीमांकन करना। प्रदेशों का सीमांकन करना क्या कहलाता है, पारदेशीकरण। आगे है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का क्या अर्थ है, भौतिक भूगोल का अर्थ, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक अथवा प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दोनों का ही हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो गया, भौतिक भूगोल। ठीक है भाई। आगे आता है भौतिक भूगोल के तत्व। तत्व कौन कौन से हैं, भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान में हम क्या करेंगे, भूपृष्ठ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों, जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी, घाटियों आदि का अध्ययन करना। ये क्या हो गए हमारे भू आकृतिक विज्ञान के, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें इनसे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे है हमारा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, जलवायु तथा इसके संगठक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करना, एक एक को लेकर क्रमबद्ध, एक एक को लेकर अध्ययन करना, जैसे मौसम का, जलवायु के तत्वों का, तापमान का, वर्षा का और आंधी, तूफान, पवन, वृष्टि और वायु राशियाँ, चक्रवात, विभिन्न प्रकार के जो जलवायु प्रदेश के अध्ययन है वो इसमें करेंगे हम जलवायु विज्ञान में। आगे आता है जल विज्ञान।
जल विज्ञान, जल विज्ञान में भौतिक भूगोल की इस जो नई विकसित शाखा हुई है, इसमें हम क्या करेंगे, महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों, जलवाष्प द्वारा प्राकृतिक और मानव जीवन में जल की भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे कि जल जीवन के विभिन्न रूपों का पोषण किस प्रकार करता है, किस प्रकार से जो हमें हिमानियों से जल प्राप्त हुआ है, प्रकृति में उसकी क्या भूमिका है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में हम मृदा का निर्माण किस तरह से हुआ, मृदा कैसी है, उपजाऊ है, उसके गुण, उसकी उत्पादकता, उसका वितरण, उसकी उर्वरता, फर्टिलिटी आदि का जो उपयोग या अध्ययन इसमें किया जाता है। इस देखते हैं इसमें मृदा के निर्माण के विभिन्न प्रकार, इसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। और अन्य जैसे समुद्र का अध्ययन हमें करना है, यदि समुद्र विज्ञान में करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, समुद्र विज्ञान में, इस विज्ञान में हमें समुद्र जल की गहराई, उसका खारापन, उसकी लहरों, उसकी धाराओं, ज्वार भाटा, महासागरीय जो नीतल है, फ्लोर है, उनके निक्षेपों का अध्ययन हम किस में करेंगे, समुद्र विज्ञान में करेंगे। आगे आता है हमारा मानव भूगोल। मानव भूगोल जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, मतलब मानव भूगोल मानव से रिलेटेड जो मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप हैं वो किस में आएंगे, मानव भूगोल में। यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, गंतव्य, लिंग एवं प्रवास, इसमें हम किस में करेंगे, ये सारी चीज़ें मानव भूगोल में करेंगे। मानव भूगोल यदि हम देखें डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल वह शाखा है जो भौतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी तल पर फैली मानव निर्मित परिस्थितियों या लक्षणों का अध्ययन करती है, तो वो क्या कहलाती है, मानव भूगोल कहा जाता है। तो दोबारा से देखते हैं डेफिनेशन उसको, मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा जो भौतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी तल पर फैली मानव निर्मित परिस्थितियों या लक्षणों का अध्ययन करती है, उसे क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। और आगे देखते हैं हम व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन, जो इसके आगे शाखाएं हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अधिवास भूगोल में व्यवसायिक संरचना आदि के अध्ययन, अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण कि किस तरह से रह रहे हैं, गाँव का रहन सहन कैसा है, नगरों का कैसा है, कैसा प्रारूप है, कैसी विशेषताएं हैं, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, व्यवसायिक संरचना आदि के अध्ययन में किस तरह से लोग रह रहे हैं। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल में हम यह क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है, मतलब राजनीतिक जो घटनाएं हैं उसकी दृष्टि से ये देखता है, इस क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैज्ञानिक वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। इसमें कि इस शाखा में हम क्या देखेंगे कि कैसी राजनीति है, कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे जो राजनीतिक विचारधाराओं का संसाधनों के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव कैसे हैं, कैसे हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध है, निर्वाचन क्षेत्र कैसा है, चुनाव परिदृश्य कैसा है, स्थानीय जो स्वशासन है वो कैसा है, किस तरह से राष्ट्रीय नियोजन का कार्य चल रहा है या फिर उस पर अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो अन्य काम है वो किस तरह का तालमेल है हमारे पड़ोसी देशों के साथ। आगे है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, खनन, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन के वितरण का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में हम क्या करेंगे, कैसे कृषि का कार्य हो रहा है, कैसे खनन का कार्य हो रहा है और कैसा पर्यटन चल रहा है, कैसे उद्योग धंधे चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम किस में करेंगे, आर्थिक भूगोल में करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व परिवर्तन
के अनुभवों से गुजरता है। मतलब जो हमारी एट प्रेजेंट स्थिति है, इससे पहले हमने भूतकाल में क्या किया, कैसा था, इस स्थिति में आते आते हमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को लेना पड़ता है कि कैसे अनुभव रहे हमें, किस तरह से हमने कार्य किया, क्या था। ऐतिहासिक जो भूगोल है इन्हीं परिवर्तनों का समय के संदर्भ में अध्ययन करता है और किसी प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को समझने में हमारी मदद भी क्या करेगा, जो पिछला ऐतिहासिक भूगोल है वही हमारा अध्ययन करेगा। और इसमें हम ऐतिहासिक भूगोल जो है किसका भूगोल है, भूतकाल का भूगोल है। और भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन हम किस में करेंगे, ऐतिहासिक भूगोल में करेंगे। और इसके बाद अन्य जो अतिरिक्त भूगोल की अन्य जो प्रमुख शाखाएं होती हैं, नगरीय भूगोल, नगरों का अध्ययन करना, चिकित्सा का, कैसी चिकित्सा प्रणाली अपनाई जा रही है हम उसमें करेंगे, चिकित्सा भूगोल में करेंगे। संसाधन कौन कौन से हैं, मानव भी एक संसाधन है, ठीक है। कृषि भूगोल, कृषि की कौन सी पद्धतियाँ आप हम पढ़ाते हैं, नई पद्धति के अनुसार कौन, अब जैसे पहले इंसान शारीरिक मेहनत ज़्यादा करता था, अब उसने अपने तकनीकी के बल पर जैसे बड़े बड़े औजारों के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब परिवहन भूगोल, परिवहन के संसाधनों का भूगोल, तो उसमें परिवहन के संसाधनों के बारे में हमारी जानकारी मिलती है। अन्य ऐसे ही हम एक और परिभाषा आपको बताते हैं मानव भूगोल की, किसके अनुसार है वो, विडाल डी लास ब्लास के अनुसार मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संयुक्त ज्ञान किसमें शामिल होता है, मानव भूगोल में। दोबारा से रिपीट करते हैं, मानव भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संयुक्त ज्ञान शामिल करना ही मानव भूगोल है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में। थैंक यू।